दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज चालू करने वाले हैं। जानते हैं आप, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट के बारे में जान लीजिए और ये वीडियो क्यों आपको देखना जरूरी है ये भी समझ लीजिए। अब 3 सेकंड की रील देखना आसान है, लेकिन ये 10-15 मिनट का वीडियो देख लेंगे, इससे आईक्यू आपका स्ट्रांग होगा और आईक्यू स्ट्रांग होगा तो उससे आप अपनी राइट के प्रति जागरूक रहेंगे। ये ऐसा वीडियो है ना कि आपके साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। आप नॉर्मल सिटीजन हो अगर, तो अगर आप किसी को अकाउंटेबिलिटी आपसे मांग आपको किसी से अकाउंटेबिलिटी मांगनी है, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, कोई अधिकारी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पॉलिटिशियन है, तो आप उससे बहस ही मत करिए। आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं अपनी राइट को हटाने के लिए। अगर आप उसको अपनी राइट बता सकते हैं तो हो सकता है वो समझ जाए भाई ये राइट वाला आदमी है, इसके साथ मैं गलत अत्याचार और गलत तरीके से काम नहीं करवा पाऊंगा। तो ये सारी चीजों से अवेयर रहने के लिए ना ये लैंडमार्क जजमेंट की मेरी सीरीज फॉलो कर लीजिएगा। आप ये वाला वीडियो तो देखिएगा, इसके बाद आने वाले जितने वीडियो हैं उन सबसे अपडेट रहिएगा। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो, आपके ही आईक्यू के लिए और आपकी ही नॉलेज के लिए। और इसको शेयर भी कर दीजिए जितने भी और लोग हों जो एस्पिरेंट हो, एग्जाम्स की भी तैयारी करो, और जिनको जरूरत हो, जिनके साथ कोई कहीं कभी गलत हुआ हो और वो ना बोल पाए हो, अब उनकी राइट अब वायलेट नहीं हो सकती इस वीडियो के बाद। इस सीरीज को पूरा फॉलो कर लेंगे। और भी इस चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना करके रखे हैं जिसमें मैंने राइट के बारे में बात करके रखी है। गलत हो ही नहीं सकता किसी के साथ अगर उसको राइट के बारे में पता है। देखिए, डेमोक्रेसी है। अभी आप अगर रिसेंट में वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको जनतन मंडल पता होगा, हमारे यूथ ने, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी देने पर मजबूर कर दिया। तो ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि मोनार्क चल रहा है, कोई राजा रूल कर रहा है। ये है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम राजा हैं, हम रूल करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले अब देखिए लैंडमार्क जजमेंट होता क्या है। लैंडमार्क जजमेंट मतलब कि ऐसा जजमेंट जिन्होंने हमारे देश के कानून की दिशा और दशा दोनों को बदल करके रख दिया। जिसकी वजह ऐसे कानून जिसका बड़े बड़े एडवोकेट्स आज भी सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक रेफरेंस देते हैं, और आज भी उसका रेफरेंस दे करके जो जस्टिस पाते हैं वो जस्टिस देता रहेगा, आगे भी, पीछे भी और अभी भी। तो ये वीडियो पूरा देखिए। अब इस सीरीज में मैं सबसे पहले रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की बात करने वाला हूँ। अब स्टेट ऑफ मद्रास सुन के आपको लगता होगा मद्रास कहाँ स्टेट है। देखिए, 1950 की बात कर रहा हूँ। ये केस कब हुआ था, ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हमारा बना कब, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अडॉप्ट कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया। उसी के जस्ट 4 महीने बाद ये वाला केस आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमारा नया नया है, बच्चा है, अभी उसमें बदलाव नहीं हुआ है। अब तो 2026 आ गया, अब तो बड़ा हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन, काफी अमेंडमेंट्स करके बैठा है अपने अंदर, और अभी भी आने वाले टाइम में अमेंडमेंट्स होंगे ही। और ये इंप्रूवमेंट है फ्लेक्सिबल, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बदलाव करती है गवर्नमेंट। और बदलाव गलत तरीके से नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो ये जो रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, ये मद्रास जो है उस समय स्टेट था 1950 के टाइम पर। बाद में लिंग्विस्टिक डिवीजन पे, भाषा के आधार पर बहुत सारे देश टूटे, तो ये भी टूटा। तमिलनाडु ने रख लिया इसने अपना नाम मद्रास में, और आंध्र प्रदेश इससे अलग हो गया, तो ये तो अलग मैटर। तो ये जो रोमेश थापड़ का मैटर है, ये क्या है। रोमेश थापड़ जो थे वो एक जर्नलिस्ट थे। वो एक न्यूज़पेपर वो एक ग्रुप ओन करते थे, वो वहां पे जर्नल छापते थे, वो न्यूज़पेपर एडिटर भी थे वहां के अपने न्यूज़पेपर के, और वो फाउंडर भी थे। तो वो एक वीकली जर्नल छापा करते थे, क्रॉस रोड्स। अब इनके बारे में मैं आपको रोमेश थापड़ के बारे में बता दूं, तो ये जो है लेफ्टिस्ट आदमी थे। यानी कि उस समय फर्स्ट गवर्नमेंट, जैसे जानते हैं हमारे पहले प्रधानमंत्री, मुझको लगता है सब जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे। तो उनकी गवर्नमेंट की ये बुराई करता था, क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे, तो कम्युनिस्ट मेंटेलिटी के साथ छापते थे और ये बुराई ही करते थे उनकी हर पॉलिसी की। लेकिन नेहरू जी फॉरेन मिनिस्ट्री भी होल्ड करते थे। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी जो जो अभी वो हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी, बेहतरीन फॉरेन मिनिस्टर हैं, बढ़िया डिप्लोमेट हैं। उसी तरीके से उस समय फॉरेन मिनिस्टर वो अलग नहीं रखे थे, वो अपनी ही फॉरेन मिनिस्ट्री खुद होल्ड करते थे। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री पहले थे, ये फॉरेन मिनिस्ट्री भी होल्ड करते थे और प्रधानमंत्री पद भी होल्ड करते थे। तो ये न्यूज़पेपर में उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री, जो फॉरेन कनेक्शंस थे उसकी भी बुराई की जाए, उसके बाद इनकी पॉलिसीज की भी बुराई की जाए, तो लगातार बुराई होती रहती थी। इसीलिए बनाई था, ये वीकली जर्नल था, क्रॉस रोड नाम था इसका। मुंबई में छापते थे और वहां से उसको सर्कुलेट करते थे, अलग अलग जगह, अलग अलग माध्यम से सर्कुलेट किया जाता था, कुरियर से या अलग तरीके से। जैसे न्यूज़पेपर कहीं एक जगह स्पेसिफिक जगह छपता है, तो वहां से सर्कुलेशन होता है उसका। तो अब ये न्यूज़पेपर छापे, ये क्रॉस रोड, एक समय की बात है, क्रॉस रोड नाम की जर्नल छापे। अब वो हर जगह भेजे, मद्रास भी भेजे। अब मद्रास की जो गवर्नमेंट थी उसने रोक दिया, कहा बॉर्डर पे ही रुक जाओ, आना नहीं है अंदर, तुमको मना है आने के लिए। अब मना कर दिया।
क्यों मना कर दिया? देखिए, उन्होंने मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 पास करके रखा था। अब उसके अंदर वो कह रहे थे कि मैं ऐसा कोई चीज नहीं आने दूंगा जो भड़काऊ बयान जो पब्लिक ऑर्डर को खराब करे। इससे पब्लिक ऑर्डर खराब होगा, इसको पढ़ने से लोगों का पब्लिक ऑर्डर खराब होगा, मेंटालिटी खराब होगी, बिना तथ्य के केवल एक गवर्नमेंट की बुराई छाप रहा है। ये उस समय की गवर्नमेंट का कहना था। गवर्नर ने ये कहा कि भाई इस तरीके की जो अभी मैं बताया कि पब्लिक ऑर्डर खराब होगा, हमने लॉ पास करके रखा है, हम नहीं आने देंगे इसको। अब उस समय के गवर्नर कौन थे ये आप कमेंट में जरूर बताइए मुझको, मैं भी जानूं तो आप सर्च कैसे करते हैं। और नहीं पता है तो उसको सर्च करिए, सर्च करेंगे तो आपको याद रह जाएगा लंबे समय तक, किसी भी एग्जाम में आप निर्भय होकर लिखेंगे। तो ये उस समय पास हुआ इनके, इसी बेसिस पे ये आने नहीं दिए। तो अब रोमेश थापड़ जी रुकने वाले तो थे नहीं भाई, वो कम्युनिस्ट आदमी थे। अब वो चले गए सीधे सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 की ताकत पे। आर्टिकल 32 क्या कहते हैं? आर्टिकल 32 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट की जान है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32, यानी कि रखवाली करता है सारे फंडामेंटल राइट्स। रखवाली कैसे करता है? आर्टिकल 32 लगा करके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं आर्टिकल 32 लगा करके। और किस केस में? जब जब आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई हो तब। अब ये आर्टिकल 32 लगा करके सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोचा भाई आर्टिकल 226 भी है। आर्टिकल 226 क्या होता है? ये भी एक रिट पिटीशन है, इससे आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा मैटर्स में आप जा सकते हैं हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में, और इसमें 32 वाले में केवल फंडामेंटल राइट वायलेशन पे जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, सीधे हाई कोर्ट को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है आर्टिकल 32 के अंदर? तो वहां पाया गया हाँ बिल्कुल आया जा सकता है। फंडामेंटल राइट सबसे पहले है, फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए जो बन पड़े वो करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चालू कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई चालू की तो उस समय आर्टिकल 19 उन्होंने खोला, क्योंकि फंडामेंटल राइट को चेक करना पड़ेगा ना। अब जब कोई कह रहा है कि भाई मेरा कोई चीज खराब हुआ है तो उसको देखना पड़ेगा कि सही चीज क्या है, तब तब कैसे खराब हुआ है ना। जब सही चीज पता होगी तभी तो खराब चीज का डिस्टिंग्विश हो पाएगा आपसे। तो ये सही सारा कॉन्स्टिट्यूशन जजेस थे तो उनको नॉलेज था, सीधे आर्टिकल 19 ओपन किया उन्होंने। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो मीडिया वाले हैं माइक लगा के हर किसी से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी जिनको कहा गया है, जो अकाउंटेबल बनाते हैं गवर्नमेंट्स को, हर किसी को जो एक पद पर बैठा है, कि कोई किसी के साथ गलत ना कर पाए। तो ये आर्टिकल 19 खोले जजेस जो थे वहां पे, 6 जज की बेंच बैठी थी ये वाले केस में, मैं आपको बता दूं। इसमें हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, जस्टिस एच जे कानिया, हीरा लाल जे कानिया, इनका नाम याद कर लीजिए। और उसके साथ जस्टिस पतंजलि शास्त्री थे, जस्टिस फैजल अली थे, जस्टिस महाजन थे, और जस्टिस बी आर दास थे, जस्टिस एस आर दास, सॉरी, और जस्टिस एस आर, ये सारे 6 जजेस की बेंच थी। अब इन्होंने रेड करना चालू किया। इन्होंने कहा भाई आर्टिकल 19 में इस समय तो बस इतना लिखा है कि रिस्ट्रिक्शन लग सकता है वेजरिंग वॉर टाइप की सिचुएशंस पे, या जब बहुत ही ज्यादा इमिनेंट थ्रेट हो जाए, कि कोई ऐसा बोल दे कि बहुत ही ज्यादा उस पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत हो। इन सारे मैटर्स पे बहुत स्ट्रिक्टली केवल कुछ ही जगह रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब आप तो कहेंगे भाई आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करता हूं तो उसमें तो लिखा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है, और हम बहुत सारे प्रोविजन है जहां जहां रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। देखिए मैं आर्टिकल 19 मैं जो है ईयर 1950 की बात कर रहा हूँ, और ईयर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बच्चा था। अब आप जो देख रहे हैं वो अमेंडमेंट के बाद आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, आप 2026 में बैठे, इसको नजरिए से देखिए, 1950 वाले नजरिए से देखिए। जब 1950 वाले नजरिए से देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेश है। ये चौथे महीने में ही तो ये केस आ गया। तो इस फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शन बहुत ही कम जगह मेंशन था, यानी कि अभी जो आजादी ये बोलने की वो काफी हद तक बढ़ी हुई थी। अब इसका कुछ फ्लॉ भी था, मतलब इसके कुछ कमी भी थी और इसकी कुछ अच्छाई रही होगी। तो इसको उस समय जब जजेस ने देखा तो कहा भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं मेंशन है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है पब्लिक ऑर्डर खराब हो तो। वेजिंग वॉर की सिचुएशन नहीं बन रही, अगर वेजिंग वॉर की सिचुएशन बनती कि सरकार को खतरा है सीधे सीधे, तब रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता, तब वैलिड होता। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा भाई आपने जो लॉ पास करके रखा है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट ऑफ मद्रास 1949 में ही जो पास कर दिया आपने, उस वो लॉ जो है वो इसके डेरोगेटरी में है, वो लॉ इसके विरुद्ध चल रहा है। आर्टिकल 19 जो अभी है हमारा उसके विरुद्ध चल रहा है, क्योंकि 19A में 19 क्लॉज ए में ऐसा कोई अभी रिस्ट्रिक्शन हमको दिख नहीं रहा है जो पब्लिक ऑर्डर को वायलेट कर सके।
तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब ये लॉ को क्या किया जाए, अब ये लॉ को हम हटा देते हैं, इनके कानून को हम हटा देते हैं। कानून को हटाने के लिए क्या करें, अब यहाँ पे रूल आता है आर्टिकल 13 का। आर्टिकल 13 में आपको बता दूं, जुडिशियल रिव्यू करके किसी भी लॉ को, एनी लॉ विच इज इन डेरोगेशन विद फंडामेंटल राइट, मतलब कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट के विरुद्ध में बनाया गया है, उस कानून को रद्द करने की बात करता है। फंडामेंटल राइट को बाईपास करके आप पार्लियामेंट हो, चाहे आप स्टेट लेजिस्लेचर हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर ही कोई कानून पास कर सकते हैं। ये नियम है और ये आपकी जिम्मेदारी है, और आर्टिकल 32 इसकी रखवाली करता है। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 1949 वाला इनका जो लॉ था वो हटा दिया, जो इन्होंने 1949 में पास किया था, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स एक्ट ऑफ 1949, जिसके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अनुसार इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने वो लागू किया था। तो अपने क्षेत्र में इन्होंने वो लॉ लगा के रखा था अब तक। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाइड कर दिया, हटा दिया, कहा ये वायलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को, स्पीच और एक्सप्रेशन को। तो अब इस केस से क्या क्या जानकारी मिलती है, देखिए इस केस से सबसे पहले तो जानकारी मुझको मिली कि आर्टिकल 13 क्या होता है। आर्टिकल 32 लगा करके वो गए थे। आर्टिकल 226 के बारे में भी हमने जाना। सबसे जरूरी आर्टिकल 19 के बारे में जाना कि प्रेस फ्रीडम जो है, मीडिया फ्रीडम आर्टिकल 19 से किस हद तक है। अब आगे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊं। जब ये लॉ पास हुआ तो अब तो रोमेश थापर जी खुश हो गए, अब तो खुश हो गए वो। अब उनका भाई क्रॉस रोड था, वो जो चाह रहे थे पढ़े लोग, वो जाने लगा हर जगह। अब इसके बाद 1951 ने, जो नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक लॉ पास कर दिया। अब गवर्नमेंट तो साथ बैठने नहीं वाली थी। अब वो कानून क्या पास की, वो कानून ये पास कर दी, अमेंडमेंट पास कर दी कॉन्स्टिट्यूशन में, कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नाम का मैं शब्द ऐड करता हूँ। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नाम का एक शब्द ऐड कर दिए। और कहाँ कहाँ लगेगा, पब्लिक ऑर्डर पर रीजनेबल, अगर पब्लिक ऑर्डर वायलेट हो रहा है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा। आपकी स्पीच से अगर लोगों में वायलेशन आ रहा है, लोगों में कानून तोड़ने की इच्छा जागृत हो रही है, तो वो हट जाएगा उस पे। वो आपकी स्पीच वायलेट कर दी जाएगी, वो आपकी स्पीच के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगा, उसको आप नहीं बोल पाएंगे। और अगर हमारे किसी भी मित्र देश के साथ, फ्रेंडली नेशंस के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं, इंडिया के जो फ्रेंडली देश है उसके साथ हमारे रिलेशन खराब हो रहे हैं, तब भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। और दूसरा, आपके बोलने से अगर कोई क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है तब भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। ये तीन चीज 1951 के अमेंडमेंट ऐड कर दी गई। तो सबसे पहले तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को रोक दिया, फिर गवर्नमेंट ने 1951 में अमेंडमेंट पास कर दिया। तो अब जो है, इस समय से हो सकता हो कि इस समय से अब न जा पाए, इनका जो क्रॉसवर्ड पब्लिकेशन है अब रोक दिया जाए। और गवर्नमेंट, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा कुछ। क्यों? क्योंकि अमेंडमेंट पास करना सरकार का अधिकार है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें अमेंडमेंट संभव है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है हमारा। फौजी फेडरल सिस्टम के साथ साथ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया गया है। तो ये तो थी रोमेश थापर की केस की बात। और ये पहला केस था जो चौथे महीने में लैंडमार्क जजमेंट बना। चौथे महीने कौन से चौथे महीने में? संविधान पास होने के बाद के चौथे महीने में लैंडमार्क बना। इसी तरीके की वीडियो से, इसी तरीके की सीरीज में जो आगे आने वाले वीडियोस हैं, वो आपका एक आधार तैयार करेंगे, जिससे आप जो जान जाएंगे तो आपका राइट नहीं वायलेट कर पाएगा कोई। शुरू से लेकर के अगर आप अभी तक है तो गवर्नर वालों को बता दीजिएगा उस समय गवर्नर कौन था मद्रास का। अगर अभी तक है तो आप डेडिकेशन के साथ देखें और आपके नॉलेज में बढ़ोतरी हुई है। देखिए, आप सुन के जब चीजों को समझते हैं ना, तो अपने आप दिमाग में बैठ जाता है। पढ़ के देखेंगे 4-5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा उसको, रिवीजन लगातार। लेकिन आप अगर ध्यान से सुन लेंगे, अभी आप जैसे इस वीडियो को एक बार और देख लेते, ईच एंड एवरी डिटेल आपके दिमाग में बैठ जाएगी, सेटल हो जाएगी। और ये बेस तैयार करेगी आपका किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए, और किसी भी फंडामेंटल राइट को आपके प्रोटेक्ट करने के लिए। शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।